ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? तो चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले 5 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। वैसे हम स्वतंत्रोत्तर भारत में चल रहे हैं, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्र निर्माण। हमने आज़ादी पाली, तो आज़ादी पाने का मतलब है आज़ादी की चाबी तो हमें मिल गई, अब ताला खोलना है। ताला खोलना है, इंडिया को एक नेशन बनना है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अब तक इंडिया एक उपनिवेश था। अब उपनिवेश से आज़ादी की लड़ाई लड़के, आज़ादी की लड़ाई के मध्य ही इंडिया ने नेशन बिल्डिंग के सारा पाराफर्नेलिया, सारा तौर तरीका अपनाया और एक राष्ट्र की भावना विकसित की। अब जब चाबी हमें मिल गई, भारत की आज़ादी मिल गई, तो अब इंडिया को राष्ट्र बनना है। तो पहली चुनौती तो हुआ विभाजन। विभाजन की विभीषिका मैंने बताई कि कितना बुरा प्रभाव पैदा किया भारत पर। अब उसके बाद हम राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, तो पहला कदम है कि 563 राज्य हमसे स्वतंत्र हुए बैठे हैं। और मतलब एक तरह से कहो तो 563 राज्य हैं जो हमारी परिधि में नहीं है। हमारा एक भाग तो पाकिस्तान में बट गया, लगभग 3,65,000 वर्ग मील हमने पाकिस्तान के रूप में खो दिया। अब 5 लाख वर्ग मील क्षेत्र है जो हम पा सकते हैं, लेकिन अब कैसे पा लेते हैं ये हमारे अपनी अपनी गुणवत्ता पर डिपेंड करता है। तो हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती थी कि जब तक हम 5 लाख वर्ग मील भूभाग को, तो इसी पर हमने पिछले क्लास में आपको छोड़ा था, उस पर चर्चा कर लेंगे। थोड़ा कश्मीर प्रॉब्लम भी आपसे डिस्कस कर लेंगे और फिर हम कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये 3 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और तब फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था इंडिया के लिए, तो आई हैव टू डिस्कस दिस एस्पेक्ट। लेकिन इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन जब आता हूं तो आपसे 5 क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं। इवन टुडे यू आर सपोज टू आंसर द 5 क्वेश्चंस। नेहरू लियाकत समझौता निम्नलिखित में किस मुद्दे पर हुआ था? ये शरणार्थियों की वापसी, कि भारत की पूर्वी सीमा का पुनर्निर्धारण, सी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल को स्पष्ट करना, और डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो मैं स्टूडेंट्स पिछले क्लास में मैंने लियाकत नेहरू फार्मूला आपको बताया था। बी फास्ट, इसको आंसर करिए जल्दी। क्या रहा? बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही किया आपने, बहुत अच्छा आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा से प्रभाव भारतीय गणराज्य के संविधान पर दिखाई देते हैं? मतलब जो विभाजन, आप भारत का जो संविधान पर आप प्रभाव देखेंगे, उसमें भारत के विभाजन का कौन सा प्रभाव आपको भारतीय संविधान पर दिखाई देता है? पॉइंट 1, भारतीय नागरिकता में जस सेंग्विनस की अवधारणा। जस सेंग्विनस, जस सेंग्विनस का मतलब होता है रक्त संबंध पर आधारित। जस सेंग्विनस की अवधारणा है और रक्त संबंध पर आधारित है। पॉइंट नंबर 2, भारतीय संघीय मॉडल में मजबूत केंद्र। पॉइंट 3, मौलिक अधिकार। और पॉइंट 4, आपातकालीन प्रावधान। अब आपको इसमें पता यह करना है, ध्यान रखिएगा, कि इसमें से कौन सा फैक्टर है जिसने भारतीय संविधान के नेचर को इन्फ्लुएंस किया है। कौन सा फैक्टर है? बी फास्ट माय फ्रेंड्स। यस, मैं कह रहा हूं ये ब्रिलियंट हो चुके हैं भाई। आप लोगों पर मुझे अब पूरा भरोसा हो चुका कि आप लोगों की समझदारी आ गई है। बहुत अच्छा आंसर आपने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो देशी रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? एक, माउंटबेटन योजना में देशी रियासतों को या तो भारतीय
या पाकिस्तानी डोमिनियन में शामिल होने का अधिकार दिया गया था। माउंटबेटन योजना में देशी रियासतों को या तो भारतीय या पाकिस्तानी डोमिनियन में शामिल होने का अधिकार दिया गया था। 2, लॉर्ड माउंटबेटन ने देशी रियासतों को तीसरी शक्ति के रूप में स्वीकृति या संप्रभु अधिकार देने से इनकार कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने देशी रियासतों को तीसरी शक्ति के रूप में स्वीकृति या संप्रभु अधिकार देने से इनकार कर दिया। अब इसी को आपको आंसर करना है। देखो माय स्टूडेंट्स, ये भी बात करेक्ट है। लॉर्ड माउंटबेटन ने देशी रियासतों को तीसरी शक्ति के रूप में स्वीकृति या संप्रभुता अधिकार देने से इनकार कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि पूछा जब पत्रकार ने कि आप डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने मना कर दिया। माउंटबेटन योजना में देशी रियासतों को या तो भारतीय या पाकिस्तानी डोमिनियन में शामिल होने का अधिकार दिया गया था, ऐसा क्लियर कट अधिकार नहीं दिया गया था। मैंने शामिल होने का अधिकार था, हो सकता था, लेकिन वो कंपलसरी ही नहीं था कि शामिल हो जाए। मैंने माउंटबेटन योजना में देशी रियासतों को या तो भारतीय या पाकिस्तानी डोमिनियन में शामिल होने का अधिकार, तो इसको केवल 2 कर दो, केवल 2 कर दो, ये करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, मैं मानता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक कानूनी दस्तावेज था जो 3 विषय भारतीय संघ को हस्तांतरित करता था: रक्षा, विदेश मामले और संचार। 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन क्रमशः राज्य विभाग के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख थे। तो देख लेना चाहिए था। आशुतोष बड़ा उटपटांग क्वेश्चन नजदीक। I could have taken care myself। पता नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर पाए। विलय पत्र या विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक कानूनी दस्तावेज था जो 3 विषय भारतीय संघ को हस्तांतरित करता था: रक्षा, विदेश मामले और संचार। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है मैनेजमेंट। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन क्रमशः राज्य विभाग के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख थे। देखो माय स्टूडेंट्स, आप इसमें डी कर दीजिए। पूछिए क्यों। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आज हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए हो गया। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोग ब्रिलियंट हो, क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है। जैसे देखो, विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसमें कानूनी दस्तावेज था जो 3 विषय भारतीय संघ को हस्तांतरित करता था: रक्षा, विदेश मामले और संचार। तो केवल यही 3 विषय शामिल नहीं करता था उसको, तो जो भारत ये तो पूर्ण विलय की बात करता था ना। आप तो देख रहे हो कि एक जो बेसिक था वो क्या था, आपको याद है? मैंने आपको बताया था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट कहता था कि भाई चलो 3 चीजें हैं, आप अमुक अमुक चीज दे दीजिए, तत्काल काम चल जाएगा। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस पर अगर हस्ताक्षर हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपका विलय होगा, और विलय का हुआ इरिवोकेबल होगा, मतलब उसको आप अलग नहीं कर सकते। दूसरा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन क्रमशः राज्य विभाग के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख थे। ये गलत हो जाएगा। राज्य विभाग के राजनीतिक जो राजनीतिक प्रमुख थे वो तो जाहिर है कि वल्लभ भाई पटेल थे, और बीपी मेनन उनके सचिव थे। याद रखना है, बीपी मेनन उनके सचिव थे। बच्चों का कुछ आंसर वही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है? डी आ रहा है ना? डी इज द आंसर, बिल्कुल करें। अब स्वतंत्रता के साथ भारत को विभाजन का भी सामना करना पड़ा। रीजनिंग, मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों 2 राष्ट्र हैं। मतलब स्वतंत्रता के साथ भारत को विभाजन का भी सामना करना पड़ा, एक पॉइंट है। कारण रीजनिंग, मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस को यह स्वीकार करना पड़ा कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों 2 राष्ट्र हैं। अनुमान करिए माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट। माय स्टूडेंट्स, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आपने मिस कर दिया।
कांग्रेस ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को कभी नहीं स्वीकार किया। ध्यान रहे, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, जैसे भारत का विभाजन हुआ तो कांग्रेस ने, जैसे मुस्लिम लीग तो दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर ही आगे बढ़ा था, आपको जान लीजिए। कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम ऐसा नहीं मानते कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं। हम इसलिए इस विभाजन को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हम यह मानकर चल रहे हैं अब दोनों को साथ थोड़ा सा मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ गई है और भारत में हिंसा का माहौल हो गया, इसलिए मजबूरी में हमें विभाजन को स्वीकार करना पड़ रहा है। बट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट कि द हिंदू एंड मुस्लिम्स आर द टू नेशंस, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, उसको कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आ रहा है, कांग्रेस ने कभी द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, ध्यान रखिए। चलिए कोई नहीं, आज एक दो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था आपके लिए, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोगों के विद्वता पर मुझे कोई डाउट नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो गया है। तो मैं आपको देशी रियासतों के विलय में एक बात बता रहा था। तो पिछले क्लास में हम जहां थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। विलय में बाधाएं मैंने बताई, फिर देशी रियासतों का फिर मैंने डील किया था, आपको याद होगा। अब देखो हम आते हैं, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये भी आपको कहा, हाँ, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं क्या थी। प्रशासनिक समस्याएं थी कि विलय होने वाले राज्य में शासक की स्थिति क्या होगी, दूसरा संबंधित राज्य के सैनिकों का क्या होगा, तीन संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चौथा, उन देशी रियासतों का भौगोलिक आकार पृथक पृथक था तथा वे विकास के विभिन्न स्तर पर थे। जहां इन देशी रियासतों में हैदराबाद जैसी विशाल रियासत थी, वहीं 70 रियासतों का क्षेत्रफल 1 वर्ग मील से अधिक नहीं था, मतलब इतनी भौगोलिक विभाजन था। कुछ देशी रियासतों में पिछड़े क्षेत्र को आरक्षण मिलता था, अतः मुद्दा यह था कि उसकी भारतीय यूनियन में स्थिति क्या होगी। उदाहरण के लिए हैदराबाद में तेलंगाना क्षेत्र। अब देखो तेलंगाना क्षेत्र की समस्या आज तक आ गई, क्यों आ गई? जैसे हैदराबाद क्षेत्र में तुम देखोगे तो तेलंगाना पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और वो निजाम का क्षेत्र था, तो निजाम ने तेलंगाना में मुल्की कानून चलाया था। मुल्की कानून का मतलब है कि तेलंगाना के लोगों को आरक्षण दिया गया था। कहा गया था कि जो तेलंगाना के लोग हैं उन लोगों को आरक्षण था, वे लोग को सरकारी सेवा में विशेष स्थान मिलता था, विशेष आरक्षण मिलता था। तो जब हैदराबाद का विलय हुआ था तो ये समस्या थी कि अब तेलंगाना को क्या किया जाए। तो भारत सरकार के लिए मुश्किल हो गया तेलंगाना को आरक्षण देना, क्योंकि अगर तेलंगाना को आरक्षण देता तो अन्य राज्य के पिछड़े हुए लोग भी वही मांग करते। तो यह भी एक बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्या थी। कुछ देशी रियासतों में पिछड़े क्षेत्र को आरक्षण मिलता था, तब मुद्दा यह था कि उसकी भारतीय यूनियन में स्थिति क्या होगी। उदाहरण के लिए हैदराबाद में तेलंगाना आदि। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं क्या थी उस समय संपूर्ण भारत सांप्रदायिक विभाजन से ग्रस्त रहा था। देशी रियासतें इसका अपवाद नहीं थी। शासक भी सांप्रदायिक आधार पर बटे हुए थे। उदाहरण के लिए भोपाल, जैसे देखो, ये तो मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि प्रजा तो बटी हुई थी, क्योंकि देखते हो कितना कॉम्युनल दंगे थे, राइट्स थे चारों तरफ। तो बहुत सारे क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों के बीच, और जो स्टेट्स थे जिनका विलय होना था उसमें किसी किसी में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, अधिकांश में हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी और मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। तो उनको कैसे एकोमोडेट किया जाए, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं आ रही थी। और मैंने आपको बताया था कि स्वयं शासक वर्ग जो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस था वो भी विभाजित था। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में जो भोपाल का राज्य था, भोपाल का राज्य, और उसने हैदराबाद के निजाम के साथ साठगांठ कर रखी थी। तो जो भोपाल का राज्य था वो हैदराबाद के निजाम से इस प्रकार से साठगांठ कर रखी थी कि वह एक अलग घटक बना रहा था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में। इधर बीकानेर और पाटियाला का राज्य, उनका अलग गठबंधन था, उसमें एक हिंदू थे दूसरे सिख थे। इस प्रकार से तुम देखो कि पूरा उस समय दोनों पक्ष बटे हुए थे और इन बटे हुए पक्षों को लेकर चलना है। फिर देशी रियासतों की प्रजा भी विभाजित थी। कहीं शासक मुस्लिम था तो बहुसंख्यक प्रजा हिंदू, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद। कहीं शासक था तो मैंने आपको बताया कि कहीं शासक हिंदू है, पिछले क्लास में मैं इसको करवा चुका हूं, तो आप लोग देख लीजिए। और इसको हमने बताया है कि ये आपका मॉडल क्वेश्चन हो गया। भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रियाओं में
मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। 150 शब्द का क्वेश्चन। अंकु थोड़ा सा उसको जो फैन है उसको उस फैन करते हैं, थोड़ा सा कूलिंग हल्का कर दो। कम करना है, ज्यादा हो गया, गर्मी लग रही। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब हम देशी रियासतों का एकीकरण। अधिकांश देशी रियासतों ने 15 अगस्त 1947 तक भारत के साथ अपना विलय स्वीकार कर लिया। आरंभ में हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर, भोपाल और कश्मीर ने इस विलय का विरोध किया, किंतु स्वतंत्रता से पूर्व भोपाल और त्रावणकोर ने ही विलय स्वीकार कर लिया। अब देखो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, क्योंकि इसमें देखो कई मुद्दे निहित है, तो तुम पढ़ रहे होगे तो आपस में उलझने का चांस होगा, लेकिन मैं उलझने नहीं दूंगा। अब जैसे वल्लभ भाई पटेल, मैंने कहा कि अगर यह बात होगी कि भाई किन कारकों ने देशी रियासतों के विलय को संभव बनाया, तो 3 कारकों को लेना है। एक तो पहले देशी रियासत की जनता को लेना है, क्योंकि देशी रियासतों के जो लोग थे उनमें एक राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य उनमें भी राष्ट्रवादी चेतना आ गई थी। और जब भारत में प्रजातांत्रिक सरकार लागू हो रही थी, तो उनकी भी आकांक्षाएं थी कि हम भी प्रजातंत्र से साक्षात्कार करें। लेकिन अगर उनके शासक हिंदुस्तान के साथ विलय, इंडिया के साथ विलय नहीं करते, उनका स्वयं का प्रजातंत्र अधूरा रह जाता। इसलिए जो देशी रियासतों की जनता थी, उनका दबाव अपने शासकों पर था। सबसे प्राइमरी फैक्टर यही है। वल्लभ भाई पटेल ने भी इसी फैक्टर से लाभ उठाया है। दूसरा कि कांग्रेस ने आरंभ से ही इस मुद्दे पर एक असमझौतावादी रुख अपना रखा था। कांग्रेस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि देखिए, कांग्रेस का कहना था कि हम किसी भी स्थिति में इस आपकी स्वतंत्रता को मंजूरी नहीं देंगे। आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए। यह एक जीरो टॉलरेंस होगा। आपको जो भी हमसे मांग करनी है करिए, लेकिन हम आपको किसी भी कीमत पर यह रियायत नहीं देंगे। तीसरा, कि कांग्रेस का कहना यह था, वल्लभ भाई पटेल ने एक बड़ा ही व्यवहारिक रणनीति अपनाई, जिसको कहते हैं छड़ी एवं पुरस्कार की नीति। पुरस्कार की नीति के तहत उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपसे 3 ही विषय मांगते हैं। पहले उन्होंने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का एक प्रावधान दिया कि हम आपसे 3 ही विषय मांगते हैं, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार, और बाकी आपका। तो पहला, चूंकि एक्चुअली उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर 15 अगस्त 1947 को ये देश, अगर भारत आजाद हो जाता, और तो देशी रियासत भी आजाद हो जाती, और देशी रियासत अगर आजाद हो जाते तो फिर भारत के साथ विलय में सहमति नहीं देते। उन्होंने आनंद फानंद में पहले जो आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश काउंसलर था, वो उसके सुझाव पर इन्होंने एक काम किया, एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट बनाया। और पहले उन्होंने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का प्रावधान रखा। उसने कहा कि देखिए, आप हमें 3 विषय दे दीजिए जो ब्रिटिश के पास है था और जो आपका कभी नहीं रहा, और आप हमारे साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पहले करने का उन्होंने एक ये दे दिया कि हम इस पर विचार करेंगे और हम ये विलय को संभव बनाएंगे। तो पहला प्रावधान उन्होंने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट को दिया, और फिर दूसरा प्रावधान उन्होंने दे दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में प्रावधान यह था कि आपको हमारे साथ विलय पर हस्ताक्षर करना है और वह इरिवोकेबल होगा। तो इस तरह से उन्होंने 2 चरणों में अपना काम पूरा किया। पहले व्यवहारिक बुद्धि अपनाई, और फिर शासकों को यह भी आश्वासन दिया कि देखिए, आपकी निजी संपत्ति आपकी रहेगी। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि थोड़ा मजाकिया मूड में थे। इन्होंने यह भी कह दिया कि आपकी बीवियां आपको मुबारक होगी, इस पर मेरा कोई बस नहीं होगा और मेरा कोई क्लेम नहीं होगा। तो
दिस इज द पॉइंट है। तो इस तरह से आप देखते हो कि उन्होंने इस तरह की बात कही है। जो दूसरा प्रावधान उन्होंने लाया, जो सेकेंड वन प्रोविजन, वो सेकेंड वन प्रोविजन है, वह है छड़ी की नीति। यानी पुरस्कार की नीति तो हो गई, लेकिन पुरस्कार की नीति के साथ उन्होंने छड़ी की नीति भी लागू की। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इस विलय पर हस्ताक्षर 15 अगस्त 1947 से पहले नहीं कर लेते तो आपकी जनता आपके विरुद्ध, आपकी प्रजा आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, मतलब विद्रोह करेगी, और तब हमारी भी दृष्टि आपके प्रति कठोर हो जाएगा, हम अपनी शर्तों पर आपसे विलय करवाएंगे। तो देखो, पहले तो 5 स्टेट रुके थे, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और त्रावणकोर। त्रावणकोर का जो दीवान था उसने भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश के साथ साठगांठ कर रखी थी। ब्रिटिश जो राजनीतिक विभाग है उसको ब्रिटिश काउंसलर उसको ब्रिटिश राजनीतिक विभाग उसको भड़का रहा था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दीवान जो त्रावणकोर का दीवान था, क्योंकि त्रावणकोर में मोनाजाइट का उत्पादन होता था, मोनाजाइट से यूरेनियम निकलता था। तो चूंकि त्रावणकोर में मोनाजाइट का उत्पादन होता था, तो इसलिए इन्होंने एक प्रावधान कर रखा था कि भाई अगर त्रावणकोर स्वतंत्र हो गया तो कम से कम हमें यूरेनियम का सप्लाई होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा थी। तो दीवान को काफी भड़काया गया था, लेकिन दीवान पर एक हमला हो गया, वो इंजर्ड हो गया, इंजर्ड होकर हॉस्पिटल गया, और जो हॉस्पिटल बेड पर था तभी उसे एक तरह से एपिफेनी हुआ, और उसने वहीं पर उसको एक अंतरात्मा की आवाज कुछ लगी, और उसने वहीं से यह आदेश पारित किया कि भाई भारत के साथ त्रावणकोर का विलय हो जाए। तो त्रावणकोर का विलय भी भारत के साथ हो गया, भोपाल भी मान गया, तो भोपाल भी इसके साथ मिल गया। तो अब इन सभी का विलय हो गया, तो अब रुक गए 3, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अब तीनों की अपनी अलग अलग कहानी है, जो कहानी मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह है कश्मीर का मानचित्र। तो घटना कुछ इस तरह की हुई कि कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे, वो राजा हरि सिंह एक आप जानते हो खानदानी राजा थे, डोगरा सरदार थे, गुलाब सिंह के वंशज थे। लेकिन वहां पर जो कश्मीर की जो आर्थिक सामाजिक जो स्थिति थी, एक विभाजन से ग्रस्त थी। कश्मीर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद थे वो डोगरा के पास या कश्मीरी ब्राह्मण्स के हाथ में थे, और जो लैंडेड प्रॉपर्टी थी उस पर भी हिंदू जमींदारों का कब्जा था। वहां की जो मुस्लिम जनसंख्या थी उनकी आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। अब शेख अब्दुल्ला जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, आप यही जान लें कि शेख अब्दुल्ला ने इंडिया में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने, मतलब नॉर्थ इंडिया में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, और पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद साइंस में वो यहाँ से गए तो उनको एक नौकरी नहीं मिली। तो उन्होंने एक कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स के लिए, भूमि सुधार के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया, और नाम दिया उसको नया कश्मीर आंदोलन, नवा कश्मीर। तो 1946 में कश्मीर में कुछ उथल पुथल शुरू हो गई थी, और जो खुद स्वयं हरि सिंह थे वो प्रशासन में रुचि कम लेते थे, और अधिकांशतः वे बॉम्बे के रेस कोर्स में ही समय बिताते थे। उनकी रानी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। और उनका प्रधानमंत्री था रामचंद्र काक। वो रामचंद्र काक ही मुख्य रूप से वहां पर सरकार चला रहा था। तो रामचंद्र उधर राजा हरि सिंह से माउंटबेटन के व्यक्तिगत ताल्लुकात भी थे। तो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन के मध्यस्थता से भी कश्मीर से वार्ता करनी चाहिए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, और रामचंद्र काक था वह विलय के लिए तैयार नहीं था। इसी क्रम में कश्मीर, फिर राजा हरि सिंह ने यह प्रपोजल दिया कि ऐसा है कि आप हमसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लीजिए। जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में क्या होता था कि बेसिकली जो
वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बाद में रियलाइज किया था कि शुरू में तो उन्होंने यह विकल्प दिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अलग अलग। बाद में उन्होंने महसूस किया कि जिन शासकों के साथ उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी करते थे। तो बाद में उन्होंने एक नए नियम ला दिए कि सभी शासक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साथ साथ हस्ताक्षर करेंगे। उधर जिन्ना ने तब तक हरि सिंह के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर उसने समझौता कर लिया। इस तरह से जिन्ना से वो वार्ता कर रहे थे और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था, उनको स्वतंत्र रहने की पूरी चाहत थी। तो वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि देखिए, अगर हम आपसे कोई फर्दर सौदा या कोई फर्दर अगर डील करते हैं तो हम सीधा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर ही हस्ताक्षर करना चाहेंगे, हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को पसंद नहीं करेंगे। और जब उन्होंने नहीं किया इसको तो फिर वल्लभ भाई पटेल ने अपना दिमाग वहां से हटा लिया। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको इस बात का अफसोस इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू बेसिकली इस बात को नहीं भूल पा रहे थे कि आखिर वो कश्मीरी ब्राह्मण थे और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला से भी उनका व्यक्तिगत दोस्ती थी, तो शेख अब्दुल्ला भी उनको प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने फिर क्या किया कि उसमें मैं आपको बताऊं कि जुलाई में देशी रियासतों को डील करने के लिए एक राज्य विभाग का गठन हुआ था। राज्य विभाग उसको बोलते थे, स्टेट डिपार्टमेंट। और राज्य विभाग को भी गृह मंत्रालय के अधीन वल्लभ भाई पटेल के अधीन रख दिया गया था, जो डील करते थे भारतीय राज्यों के संदर्भ में। लेकिन राज्य विभाग ही पहले कश्मीर के मामले को देखता था, परंतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मामले को राज्य विभाग से निकालकर व्यक्तिगत तौर पर अपने अंतर्गत कर लिया, मैंने अपने हाथ में मामला ले लिया। और फिर वो शेख अब्दुल्ला के से थ्रू वार्ता करने लगा। और शेख अब्दुल्ला ने उस समय कश्मीर का एक पॉपुलर पार्टी चला रहे थे, वो पॉपुलर पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान का पॉपुलर मैंडेट था, माने पॉपुलर मत था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। और नेहरू का भी व्यक्तिगत ताल्लुका शेख अब्दुल्ला से थे और शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि भारत के साथ विलय हो। इसकी वजह क्या थी कि शेख अब्दुल्ला को लगता था वो कश्मीर को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि पाकिस्तान कभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर जो लैंडलॉर्ड क्लास है उसका वर्चस्व है और मुस्लिम लीग का जो रुख उनको दिख रहा था वो डेमोक्रेसी की तरफ जाता नहीं दिख रहा था। इसलिए उनको लगा कि कश्मीर का भविष्य इंडिया के साथ ही बेहतर है। तो नेहरू के साथ वार्ता कर रहे थे और इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन हाँ थोड़ा बार्गेनिंग के मूड में जरूर थे। यही सब बातें चल रही थी। और इधर तब तक शेख अब्दुल्ला ने वहां नया कश्मीर मूवमेंट छेड़ दिया था कश्मीर में। जब उन्होंने नया कश्मीर आंदोलन छेड़ा तो वहां पर उथल पुथल राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गया। राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गया तो राजा हरि सिंह ने उसके दमन के लिए सेना और पुलिस का उपयोग करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी बहुत वायलेंस होने लगा वहां। अब इसी का फायदा उठाकर, जैसे अभी जो तुम पीओके देखते हो, तब तो एक ही कश्मीर था, इसका बॉर्डर आप देखोगे अफगानिस्तान से मिलता था। इधर जो अफगानिस्तान और इधर देखते हो पेशावर है, पेशावर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो रीजन है, यहीं पर एक मुस्लिम जनसंख्या रहती है। कुछ अफगान मुजाहिदीन भी थे इसमें। इन्होंने ट्राइबल थे, कबायली लोग थे, जनजातीय लोग थे। उन्होंने 22 अक्टूबर को कश्मीर पर अचानक से हमला कर दिया। हालांकि कहने के लिए तो कबायली लोग थे, लेकिन उसमें थी पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल थी। यह घटना हुई 22 अक्टूबर 1947 को। और जब उन्होंने आक्रमण किया तो एक तरह से समझो तो शेख अब्दुल्ला अब वहां पर जब अचानक से वो आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण में उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ हंगामा मचाना शुरू कर दिया। और हरि सिंह की सेना इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी और वहां पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल थी और पाकिस्तान की शाह पर यह काम हुआ था। ये जबरन कश्मीर पर कब्जा करने की पाकिस्तान की साजिश थी। और जब इसी समय माउंटबेटन ने बीपी मेनन, जो वहां के जो राज्य विभाग के सचिव थे, और वो
गृह मंत्रालय के भी सचिव थे, तो वीपी मेनन को माउंटबेटन ने कश्मीर का जायजा लेने के लिए भेजा। और जब बीपी मेनन उसमें कश्मीर में थे तो राजा हरि सिंह को जब उन्होंने देखा तो राजा हरि सिंह बहुत पैनिकी में लगे, बहुत मतलब डरे हुए से, घबराए हुए से। और बीपी मेनन को उन्होंने कहा कि आप हमें अभी अविलंब हिंदुस्तान से सहायता दिलवाइए, माने इंडिया से वार्ता करिए, इंडियन गवर्नमेंट हम आर्मी भेजे हमारी सहायता के लिए। तो बीपी मेनन ने उनको ये सजेशन दिया कि देखिए ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो हमको दिल्ली लौटने के बाद ही आपको बता सकते हैं। फिलहाल आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर यह होगी कि यह होगा कि आप यहां से अपने कश्मीर पैलेस को खाली करके जम्मू पैलेस में चले जाइए, जम्मू पैलेस में आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो अपने परिवार के साथ वो जम्मू पैलेस में चले आए, लेकिन उन्होंने बार बार इंडियन गवर्नमेंट के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि आप सेना भेजिए। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखिए हम कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो है नहीं कि अगर हम आपकी मदद करना चाहेंगे तो हम किस हैसियत से मदद करेंगे, अभी हमारे और आपका संबंध क्या है। आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। तो अंत में इनको लगा कि अब हमें पाकिस्तान जीत लेगा, तब इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। जब साइन कर दिया तो वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान को एक तरह से चैलेंज किया कि वी विल रीच देयर बिफोर यू, और तुरंत जो इंडियन जो एयरफोर्स है उसका पहला बटालियन यहां से उड़ा दिल्ली से और सीधे जाकर श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जब कब्जा इंडिया का हो गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मदद थी, क्योंकि 22 अक्टूबर था, उसमें अर्ली विंटर होता था, मतलब था कि दिसंबर तक इतनी तेज बर्फबारी होती कि जो कई बार जो रोडवेज है वो रोडवेज स्ट्रैंडेड हो जाता है, मतलब ढक जाता है बर्फ से, और फिर लोगों का जो गाड़ियां चलनी रोड पर बंद हो जाती है। तो अगर लैंड रूट अगर ब्लॉक्ड हो जाएगा तो उसमें एयर रूट काम करता रहेगा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा होने से कम आश्वासन हुआ। उसके बाद इंडियन आर्मी ने कमान संभाला। हालांकि शुरू में तो थोड़े से भूभाग पर कब्जा था, लेकिन देखते देखते उसने एक अच्छे खासे भूभाग पर कब्जा कर लिया, 1/3 रीजन पर आप देख ही रहे हो। और इंडियन आर्मी लड़ रही थी, इंडियन आर्मी इस क्षेत्र को खाली करवाने के लिए प्रयत्नशील थी। तभी लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव दे दिया कि आप एक काम करिए, आपका केस बिल्कुल क्लियर है, जो कश्मीर का शासक हरि सिंह है उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की सबसे लोकप्रिय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेख अब्दुल्ला का पूरा समर्थन आपके साथ है, कश्मीर का पॉपुलर मैंडेट आपके साथ है, आपका पलड़ा बहुत मजबूत है, आप सीधे इस मामले को लेकर यूएनओ में जाइए, यूएनओ में आपकी बढ़त मिलनी ही मिलनी है। तो माउंटबेटन के सुझाव पर पंडित जवाहरलाल नेहरू यह मामला लेकर यूएनओ में चले गए। ये घटना है 1949 की। वॉर जब छिड़ा 1949 में, दिसंबर 1949 में चले गए यूएनओ में, और यूएनओ में 1949 में गए। यूएनओ पर उस समय अमेरिका और ब्रिटेन का गहरी पकड़ थी, प्रभाव था, और शीत युद्ध आरंभ हो गया था। अमेरिका पार्टनर की खोज में था और इंडिया नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहा था, गुटनिरपेक्षता की बात कर रहा था। तो पाकिस्तान को लगा कि हमारे लिए सबसे बेहतर पार्टनर, अमेरिका को लगा कि हमारे लिए बेहतर पार्टनर पाकिस्तान ही हो सकता है। एक तो पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी शीत युद्ध के लिए काफी बेहतर था, क्योंकि अफगानिस्तान के बगल में था, और दूसरा क्या था, उसको लगता था कि देखो इंडिया तो भूभाग देने से रहा, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहा है, गुटनिरपेक्षता की बात कर रहा है, तो गुटनिरपेक्ष रहेगा, तो हम तो इंडिया के साथ उलझ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हमको पाकिस्तान को ही अपना मित्र बनाना है। तो पाकिस्तान को ऑबलाइज करने के लिए यूएनओ में यूएसए और ब्रिटेन ने क्या किया कि टाइटल ही बदल दिया। जैसे इन्होंने जो जो कंप्लेन दायर किया था यूएनओ में, जो कंप्लेंट लेकर गए थे, उसमें इन्होंने जो अपना मुद्दा दिया था उसमें इन्होंने टाइटल दिया था कि पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, मतलब पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्युपाई कर लिया, मतलब ऑक्युपेशन का मतलब हुआ इलीगल ऑक्युपेशन, मतलब अवैध तरीके से। और यूएनओ ने टाइटल चेंज करके कर दिया अमेरिका ब्रिटेन के प्रभाव में कि
इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट इन कश्मीर। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि भाई डिस्प्यूट क्या है, ये तो बिल्कुल ही टाइटल क्लियर है। राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला खड़े रहे, और शेख अब्दुल्ला खड़े रहे, वो उसके लिए तैयार थे। यूएनओ में भी उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन वो उसने इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट करके नाम दे दिया। और उसके बाद 1951 में जो फाइनल वर्डिक्ट उसका है, उसमें सीज फायर घोषित कर दिया। अब सीज फायर घोषित करने का मतलब है कि यहीं पर हमारा स्टैंड स्टिल हो गया, अब यहां से हम बढ़ नहीं सके। इसीलिए आप देखोगे कि कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर पॉलिसी की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि मिसकैलकुलेशन हुआ। हालांकि बिपिन चंद्र थोड़ा उनको डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि देखिए जिस मोड़ पर बात पहुंच गई थी, अगर नेहरू नहीं जाते तो जिन्ना जाता, लेकिन जिन्ना भी जाने के लिए तैयार था, लेकिन तब जिन्ना जब जाता तब जाता, कहीं यहां पर नेहरू से मिसकैलकुलेशन हुआ। अब देखिए ये यहां पर रुक गया, लेकिन देखो दो शर्तें थी जिन शर्तों का पाकिस्तान को पालन करना था। एक तो हाँ, 1951 में जो वर्डिक्ट लाया गया उसमें देखो 1949 में ही सीज फायर करा दिया गया। सीज फायर तो 1949 में ही करा दिया गया, जब कंप्लेन आया था उसी समय। तो सीज फायर का मतलब हुआ कि अब 1949 में सीज फायर हो गया, तो इससे आगे नहीं बढ़ सकता था, और यही हो गया, आपको लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। फिर 1951 में फाइनल वर्डिक्ट आया, उसमें यह तय हुआ कि कश्मीर में जनमत संग्रह से निर्णय हो, प्लेबिसाइट होगा। यह भी एक तरह से गलत निर्णय था और इंडिया के विपक्ष में था, क्योंकि इंडिया का केस क्लियर था, इतना था कि पाकिस्तान को कहा जाता कि आप हट जाइए, लेकिन नहीं, कहा गया कि वहां जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह के लिए दो शर्तें निर्धारित कर दी गई। एक शर्त यह थी, जो पहली शर्त रखी गई कि पाकिस्तान अपनी आर्मी इस एलओसी से पीछे हटाएगा जनमत संग्रह से पहले, और दूसरा कि कश्मीर का जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन है उसी के तत्वाधान में पूरे क्षेत्र में, मतलब यूएनओ के निरीक्षण में और श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ये जनमत संग्रह हो। पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे नहीं हटाए, क्योंकि पाकिस्तान को तो डर था कहीं ऐसा ना हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से हम सोल्जर्स हटाएं तो इंडिया कहीं इस पूरे पर कब्जा कर ले। इस डर से उसने लाइन ऑफ कंट्रोल से सोल्जर्स नहीं हटाए, तो इंडिया ने जन्म संग्रह नहीं कराए। तब तक भारत में दो आम चुनाव हुए, और आम चुनाव के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट पर दबाव पड़ा कि भाई जन्म संग्रह कराइए, तो इंडियन गवर्नमेंट, एक तो हालांकि पाकिस्तान ने एलओसी से आर्मी नहीं हटाए, तो दूसरा इंडियन गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि देखिए दो आम चुनाव हुए और दोनों चुनाव में कश्मीर की के लोगों ने उसमें उत्साह से हिस्सा लिया है, क्या यह जन्म संग्रह के बराबर नहीं है? तो तुरंत यूएनओ के इस बात को एंटागोनाइज किया गया, कहा गया कि नहीं नहीं, ये जन्म संग्रह नहीं है, ये जन्म संग्रह के बराबर नहीं है, आपको जन्म संग्रह कराना ही पड़ेगा। यह तय हुआ कि ठीक है, तो हम जन्म संग्रह कराएंगे। तो इंडिया यही करके टालता रहा। अब इंडिया की बड़ी बुरी स्थिति थी, भाई जन्म संग्रह कराने का मतलब है कि तब तक इतना पाकिस्तान ने वहां पर कॉमनलाइज कर दिया था वातावरण को, और शेख अब्दुल्ला की नीयत भी तब तक बहुत कुछ हद तक चेंज हो गई थी। मैं एक बात वैसे बताऊं कि मैं थोड़ा शेख अब्दुल्ला की भी चर्चा यहाँ करना चाहूंगा कि देखिए, हम फिर जन्म संग्रह पर लौटते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना चाहिए, कश्मीर की कहानी आप लोग को सुनने की व्यग्रता होगी तो मैं दोनों पक्ष को रख देता हूं। जैसे नेहरू ने जिस समय कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया था, उसी समय हरि सिंह पर यह दबाव डाला था कि देखिए ऐसा है कि आप, मतलब जो सदर, जैसे आप तो मतलब राजा हुए, शासक हुए, और आपके अंतर्गत सदर ए रियासत जो प्रधानमंत्री का पद है, वो शेख अब्दुल्ला को दीजिए। तो 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुआ, और उसमें 30 अक्टूबर को 4 दिनों के बाद कश्मीर में एक सरकार गठित हो गई। सदरी रियासत के पद पर शेख अब्दुल्ला गए, और जो राजा हरि सिंह थे वो राजा हरि सिंह किंग रहे, राजा रहे। लेकिन वास्तविक शक्ति आ गई प्रजातांत्रिक सरकार, वो प्रजातांत्रिक सरकार गठित हुई और राजा की शक्ति वहां सीमित हो गई, नाम मात्र के रहे। फिर उन्होंने 1 साल के बाद अपना पद हरि सिंह ने
अपने बेटे कर्ण सिंह को दे दिया, सरकार चल रही। उधर कश्मीर का संविधान बनना शुरू हुआ। टॉमसनियन, टोमेसियन नहीं, टॉमसनियन। अब इतने दिन के बाद अजय नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब बाद में ज्वाइन किया है क्या आपने? देखो, टॉमसनियन शिक्षा पद्धति मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी, एक तो उस डिस्पैच आया था 1854 में, उसको शिक्षा पर मैग्ना कार्टा कहा गया, उसमें तो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। और जो टॉमसनियन शिक्षा पद्धति है वह लागू हुआ था, एक अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी टॉमसन, उसने एक प्रयोग किया कि देसी भाषाओं में लोगों को शिक्षा दी जाए। तो पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम प्रांत, मतलब वर्तमान उत्तर प्रदेश जिसको कहते हैं, उसमें संयुक्त प्रांत कहा जाता था बाद में। तो इन क्षेत्रों में पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम प्रांत में यह टॉमसनियन शिक्षा पद्धति को लागू किया गया और कहा गया कि देसी भाषा में लोगों को शिक्षा दी जाएगी। तो इसी को कहते हैं टॉमसनियन शिक्षा पद्धति। जन्म संग्रह नहीं जानते हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो अभी, प्लेबिसाइट उसको कहते हैं। उसमें वो प्रजातंत्र का एक हथियार माना जाता है, उसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक उपकरण माना जाता है जन्म संग्रह को। उसमें जन्म संग्रह में है कि किसी मुद्दे पर जो वहाँ के लोग हैं उनकी सहमति ली जाती है और उनसे पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है और उसमें उनका वोट लिया जाता है। हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल्स है। जैसे आप देखोगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्रतिनिधि के थ्रू आप भेजते हो, उसमें सीधे डायरेक्ट जनता से अनुमोदन लिया जाता है, उसको जन्म संग्रह। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध बंदी लागू होना। कौन पूछ रहे हैं देसी रियासत? देसी रियासत तो मैंने आपको बताया था कि 3/5 भाग। रूपाली, आप ऐसा करिए, मेरे मैटर को बढ़िया से पढ़िए, उसमें हमने दिया हुआ है 3/5 भाग ब्रिटिश इंडिया था, जिसको ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और 2/5 भाग में छोटे छोटे भारतीय शासक, बड़े और छोटे भारतीय शासक थे। तो जो स्वतंत्र भारतीय शासकों के द्वारा जो क्षेत्र प्रशासित था उसी को देसी रियासत बोलते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से अब प्रधानमंत्री के पद पर एक तरह से शेख अब्दुल्ला थे। तब पाकिस्तान का संविधान बनना, सॉरी, कश्मीर का संविधान बनना शुरू हो गया, संविधान का निर्माण होने लगा। उधर संविधान जब बनने लगा, उधर भारत का भी संविधान सभा बैठी हुई थी, संविधान बन रहा था। तो शेख अब्दुल्ला ने एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट के साथ बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग का मतलब हुआ एक दिल्ली पैक्ट किया। मतलब उन्होंने यह कहा कि देखिए, कश्मीर में अनुच्छेद 370, मतलब सॉरी, कश्मीर का विशेष दर्जा होना चाहिए। हम 3 ही विषय आपको देंगे, और वो है प्रतिरक्षा, विदेश और संचार। तो प्रतिरक्षा, विदेश और संचार है, तो ये 3 ही विषय आपको हम देंगे। तो और बाकी मामले में हम स्वतंत्र रहेंगे, और बाकी मामले में ऑटोनोमस रहेंगे। अब जो अनुच्छेद 370 जो कश्मीर में लागू किया गया, तो अनुच्छेद 370 में अब आपके मन में यह भाव यह होगा कि भाई, भारत में सरकार ने अनुच्छेद 370 में कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया? आपके मन में प्रश्न होगा। तो आप समझ सकते हो कि भारत सरकार की कितनी बड़ी मजबूरी थी। शेख अब्दुल्ला एक तरह से बार्गेनिंग कर रहे थे, शेख अब्दुल्ला एक तरह से स्पष्ट कर रहे थे कि अगर आप नहीं कहेंगे तो यूएनओ में हम आपका पक्ष कमजोर कर देंगे। उसमें रियल पॉलिटिक यही कहता था कि कश्मीर को अगर अपने साथ रखना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और शेख अब्दुल्ला को गुड ह्यूमर में रखना पड़ेगा। इसीलिए तुम देखते हो कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को उस समय अनुमोदन कर दिया, और जन्म संग्रह को और शेख अब्दुल्ला का अनुमोदन कर दिया, और दिल्ली पैक्ट में मान गए कि ठीक है, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार, यही 3 विषय होंगे, और अगर कोई दूसरा विषय लागू करना होगा तो इंडियन प्रेसिडेंट का स्पेशल आदेश जाएगा। अब चूंकि कश्मीर का उसमें डोल ड्रम्स था, क्योंकि हम तो इस बात से भी वाकिफ नहीं थे कि कहीं जन्म संग्रह न करवाना पड़े, जन्म संग्रह में कहीं कश्मीर अदरवाइज डिसीजन न ले ले। तो अगर कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मान लेते, उसमें जरा सोच लीजिए आप टेक्निकल चीजों को,
और उस समय अगर हम ऑन पार विथ अदर स्टेट्स कश्मीर को रख देते, तो कल को अगर जन्म सागर में उलट निर्णय होता और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती जो हमको अगर उसको अनुमोदन करना पड़ता सेपरेशन को, तो हम उस समय अपने संविधान को कैसे बचाते, तो बाकी स्टेट्स का भी स्थिति कमजोर हो जाती। तो कश्मीर को अनुच्छेद 370 में जो जिस समय स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उस समय इंडिया की बड़ी मजबूरी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सोच समझ के निर्णय लिया था कि अब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उस समय अगर बहुत टफ पॉलिसी अगर भारत सरकार अपनाती तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बगावत पर उतर जाती और फिर कश्मीर बगावत पर उतर जाती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत अच्छा होल्ड था वहाँ। तब तो फिर बड़ी मुश्किलें आ जाती पूरी प्रक्रिया में। तो एक तरह से उसने बार्गेनिंग की और मजबूरी में भारत को दिल्ली पैक्ट करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन इससे क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए, और शेख अब्दुल्ला एरोगेंट होके और लगे मनमानी करने। अब इसी क्रम में क्या हुआ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हालांकि लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने शुरू किया, जैसे हिंदू जमींदारों का लैंड छीनना, तो इस पर तो दिल्ली की सहमति हुई, क्योंकि नेहरू भी कहीं ना कहीं समाजवादी टेम्परामेंट के थे, तो शेख अब्दुल्ला के इस कदम को उन्होंने गलत नहीं बताया। लेकिन शेख अब्दुल्ला से वार्ता करने मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिल्ली से भेजा, और जब मौलाना आजाद वहां गए तो शेख अब्दुल्ला उनसे मिले तक नहीं, इतने घमंडी हो चुके थे। तो नेहरू को भी बहुत बुरा लगा और धीरे धीरे नेहरू उनसे खींचने लगे। तो तब तक क्या हुआ कि तब तक एक पार्टी जनसंघ का गठन कर लिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और उधर कश्मीर में एक और हिंदूवादी संगठन, सॉरी उधर जम्मू में एक अन्य हिंदूवादी संगठन का गठन हुआ था, जिसको पंजाब पार्टी बोलते थे। उधर जो हिंदूवादी संगठन पंजाब पार्टी थी, वो भी कहीं ना कहीं जनसंघ के संपर्क में थी, और उधर जनसंघ का कहना था कि अनुच्छेद 370 गलत है, कश्मीर का संविधान अलग हो, उसका विधान अलग हो, उसका निशान अलग हो, झंडा भी अलग रखने का राइट है, यह तो बहुत गलत है। उसने नारा देना शुरू किया कि एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी में शेख अब्दुल्ला ने कहा, उसी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निर्णय लिया कि हम कश्मीर की यात्रा करेंगे और कश्मीर के अनुच्छेद 370 का विरोध करते हुए वहां हम यात्रा करेंगे। ये 53 घटना है। तो उन्होंने कहा कि हम यात्रा करेंगे और हम वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। मई महीने की बात है 53 में, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम कश्मीर में जाकर कश्मीर के संविधान का विरोध करेंगे। तो वही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब चले, तो शेख अब्दुल्ला ने उनको चैलेंज किया कि हम आपको कश्मीर में नहीं घुसने देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं जनसंघ के कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर की तरफ चले, रुख किया। उन्होंने कहा कि हम तो चलेंगे, आपको जो करना है आप करिए। तो वास्तव में कश्मीर में घुसने के साथ ही उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया शेख अब्दुल्ला ने। वो जेल में ही थे, तो कुछ साधारण कोई बीमारी हुई, उसी के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में गए, तो वहीं पर उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ। उस हार्ट अटैक के बाद वहीं उनका डेथ हो गया। तो डेथ हो गया तो शेख अब्दुल्ला ही पहले घबराए। उन्हें कश्मीरी स्वर्ण में उनकी लाश को लपेटकर स्पेशल प्लेन से उनको बंगाल भेजा, और बंगाल में 2 लाख लोगों ने उनके अंतिम शव यात्रा में शरीक हुए, जो उनकी लोकप्रियता को बताती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट, जनसंघ के संस्थापक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, और यही जनसंघ बीजेपी पार्टी की पेरेंट पार्टी थी। यह बात आपको समझ में आ जाएगी कि बीजेपी पार्टी ने आरंभ से ही धारा 370 को हटाना अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर रखा था, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इसने शामिल कर रखा है। तो अगर आप देखते हो कि जब
2019 में जो 5 जुलाई 2019 को तो अनुच्छेद 370 को हटाया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के आधार पर, तो वह बहुत ही नेचुरल था, क्योंकि वह बीजेपी पार्टी के एजेंडा में शामिल था और कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत से उसको जोड़कर देखते हैं। अब यह दूसरी बात है कि उसका मूल्यांकन अलग होगा कि निर्णय कितना सही और कितना व्यावहारिक था, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन वो मैंने परिस्थितियां बताई कि भाई क्या परिस्थितियां थी। तो अब नेहरू जी भी शेख अब्दुल्ला के व्यवहार से काफी चिढ़ गए, क्योंकि उनको क्रांतिकारी की तरफ लगे व्यवहार करने। 1953 में नेहरू जी ने उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया, मैंने उनको अपदस्थ कर दिया, और शेख गुलाम बख्शी को उन्होंने एक नया सदर रियासत, मतलब उनका जो पद था, मतलब प्रधानमंत्री का पद उनको मिला। जो प्रधानमंत्री का पद था वो गुलाम बख्शी गुलाम मोहम्मद को मिला और शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया। तो 1975 तक तो अधिकांश समय तक वो जेल में ही रहे। तो ये हुआ कश्मीर की आंतरिक घटना। उधर बाह्य घटना यह थी कि भारत सरकार पर बार बार दबाव पड़ रहा था कि आप जन्म संग्रह कराइए, और भारत सरकार इसको टाल रही थी। उसके लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन था कि बार बार उसको इसके लिए कहा जा रहा है। चलिए, जब एक तरह से आज जो हर कुछ के बावजूद भी हम रूसी गणतंत्र से ऑबलाइज महसूस करते हैं, और व्लादिमीर पुतिन ने इतना बड़ा कदम उठाया है, परंतु खुलकर हम कभी आलोचना नहीं कर सके, हमारी सरकार नहीं कर सकी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि स्वतंत्रता के बाद संकट के समय रूस इतना अधिक हमारे साथ रहा है, जो पुराने दिन हम भूल नहीं पा रहे, जो पुराने दिन हमारे थे। जैसे अब देखिए कि 1955 में जब क्रुश्चेव रूस का प्रेसिडेंट था, उसने यात्रा की थी भारत की। तो भारत की यात्रा करके वो पहला हेड ऑफ द गवर्नमेंट था जो सीधा कश्मीर भी गया और वहां उसकी धरती पर खड़ा होकर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इतना साथ देने वाला वर्ल्ड में हमारे साथ कोई नहीं था। 1956 के बाद सोवियत रूस का वीटो हमें मिला। वीटो का मतलब है कि वहाँ यूएनओ में एक वीटो की शक्ति रूसी गणतंत्र को भी आज भी है, उसमें सोवियत रूस था, यूनिफाइड था, तो सोवियत रूस कहा जाता था। तो सोवियत रूस को जो वीटो की शक्ति थी, तो जब भी अब कश्मीर के मुद्दे पर जब यूएनओ का दबाव पड़ता जनमत संग्रह कराइए, तो सोवियत रूस उसको वीटो कर देता, तो हमारी जान बच जाती। जब 1965 में जो वॉर हुआ लाल बहादुर शास्त्री के समय, जब पाकिस्तान के साथ, उस वॉर में पाकिस्तान को तुम स्पष्ट नहीं हरा पाए, लेकिन हाँ, पाकिस्तान को चारों खाने चित जरूर गिराए। और पाकिस्तान के आकाश पर, लाहौर के आकाश पर इंडियन एयरफोर्स का कब्जा कुछ समय के लिए हुआ। और फिर वार्ता होने के लिए ताशकंद में हम गए, सोवियत रूस में लाल बहादुर शास्त्री गए। उस समय पता नहीं, सोवियत रूस उसे भारत समर्थक रहा इतिहास के अधिकांश काल में। उस समय सोवियत रूस को ऐसा क्या कंफ्यूजन हुआ कि सोवियत रूस का झुकाव पाकिस्तान की तरफ फॉर टाइम बीइंग हो गया, और उसने लाल बहादुर शास्त्री की सरकार पर दबाव डाला कि आप उस भूभाग को छोड़ दीजिए जो 1965 में आपने वॉर में जो आपने कब्जा कर रखा है, और पुराने लाइन ऑफ कंट्रोल पर लौट जाइए। तो अब हमने कश्मीर में कुछ आगे बढ़कर पीओके में कुछ खास दर्रा, जैसे पीर पंजाल का दर्रा था, कारगिल का दर्रा था, जिससे अधिकांश घुसपैठ होता है आतंकवादियों का, उस पर हमने कब्जा कर रखा था। लेकिन सोवियत रसिया का इतना ऑब्लिगेशन था कि हम इनकार नहीं कर पाए, और ताशकंद समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री को दबाव में हस्ताक्षर करना पड़ा। इस बात से उनको बहुत गहरा सदमा लगा, और वहीं उनका हार्ट अटैक हुआ और लाल बहादुर शास्त्री का डेड बॉडी ही आया हिंदुस्तान। फिर जब 1971 में हमने, जब श्रीमती गांधी के समय, जब बांग्लादेश वॉर के समय पाकिस्तान की स्पष्ट हार हो गई, पाकिस्तान का 90% सोल्जर्स इंडिया के गिरफ्त में आ गया, और पाकिस्तान के लगभग 1/5 भूभाग पर भारत का कब्जा हो गया। तब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, वो वार्ता करने शिमला आया, हमारा हाथ ऊपर था। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो कश्मीर के मुद्दे पर कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं था।
हालांकि श्रीमती गांधी के कुछ आलोचक कहते हैं कि श्रीमती गांधी वॉन द वॉर बट लॉस्ट द पीस। उसका कहना यह है कि भाई उसने भले 1971 का वॉर तो जीत लिया, लेकिन शिमला समझौते में वो कुछ रियायत नहीं ले सकी पाकिस्तान से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डीपी धार उसका विदेश सचिव था, तो डीपी धार ने श्रीमती गांधी को समझाया, कहा कि देखिए, आप जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, उस पेरिस शांति सम्मेलन जो वार्साई की संधि थी, उससे सबक लीजिए। वार्साई की संधि में जबरन दबाया गया था किसे? तो जर्मनी को। उसका परिणाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ा नरम ही रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अंत में श्रीमती गांधी की सरकार ने इतनी रियायत जुल्फिकार अली भुट्टो से ले ली कि कम से कम इतना उसको कंसेशन देना पड़ा कि भविष्य में कश्मीर पर हमारी जो भी वार्ता होगी, द्विपक्षीय वार्ता से हल होगा। वो बहुपक्षीय वार्ता नहीं होगी, द्विपक्षीय वार्ता। तो कम से कम इतना कर दिया कि कश्मीर में भविष्य में जो भी वार्ता होगी दैट विल बी बायलैटरल एग्रीमेंट। उसको आप तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी, यूएनओ की कोई भूमिका नहीं होगी। अब परिणाम हुआ कि इंडिया शेर बन गया। अब अगर कोई तीसरा यूएनओ दबाव देता तो भारत उसको शिमला एग्रीमेंट दिखाता, कहता कि देखिए, हमारे और पाकिस्तान के बीच ऑलरेडी समझौता हो चुका है, आपका कोई रोल नहीं है, अब आप साइड लाइन हो जाएगी। कुछ समय तक पहले अमेरिका या पश्चिमी देश, शीत युद्ध का समय था, सोवियत रूस था, 1990 तक, चाहे 1991 तक, जब तक सोवियत रूस रहा, तब तक वे किनारे रहे। मतलब तब तक वो दबाव देते रहे और कहीं ना कहीं भारत को इस बात के लिए मनवाते रहे कि भाई आप लाख समझौता हुआ परंतु आपको जन्म संग्रह कराना चाहिए। हाँ, मतलब एक तरह से उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को भी अपोज किया। लेकिन जब 1991 में आर्थिक उदारीकरण भारत में हुआ और भारत दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बनी, तो बाकी देशों को भी निवेश के लिए भारत चाहिए। फिर कोल्ड वॉर समाप्त हुआ तो भारत अमेरिका के निकट आया, तो धीरे धीरे पश्चिमी देशों ने भी अपनी वाड़ी बदल डाली। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई जब इन शिमला एग्रीमेंट है तो जो भी वार्ता होगी द्विपक्षीय ही होगी। अब बीच बीच में कोई देश उसमें कुछ बोल देता है तो इंडिया भड़क जाता है। जैसे एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को प्रपोजल दिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट, सिरफिरा प्रेसिडेंट, अगर आप और पाकिस्तान चाहे तो हम कश्मीर के मुद्दे पर आप दोनों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। तो इंडिया ने उसे काफी फटकार बताई कि खबरदार, आप चर्चा मत करिए, आपका यहाँ कोई रोल नहीं है। तो मतलब यह है कि इस तरह से कभी कभार कोई ऐसे इस तरह के सिरफिरे स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे एक बार एक बार तुर्की के एर्दोआन ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, तो इस तरह से। लेकिन नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वो मानते हैं कि भाई अब ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट्स है। तो हम नहीं मानते कि श्रीमती गांधी ने कोई इस तरह का राजनीतिक या कूटनीतिक भूल की थी, बल्कि वो कम से कम एक हमारे लिए बहुत बड़ा फेस सेविंग डिवाइस हुआ। इधर कश्मीर में तो कोई बदलाव लाना मुश्किल हुआ। इधर अनुच्छेद 370 हटा है इस क्षेत्र पर। अभी तो आप देख रहे हैं कि इधर लद्दाख में भी संघर्ष शुरू हो गया और ये एरिया तो अक्साई चीन का है। एंड यहाँ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है वो वॉर के बाद, 62 के वॉर के बाद। और कुछ जो पीओके में, कुछ पीओके का कश्मीर का कुछ भाग है वो चाइना को दे दिया पाकिस्तान ने। और इधर ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पर जो सी पैक है, जो सी पैक चाइना और पाकिस्तान के बीच जो BRI प्रोग्राम का जो सी पैक हिस्सा है, वो भी पीओके से होकर गुजर रहा है। इसीलिए इंडिया ने एक तरह से जो चाइना का BRI जो उसका प्रोजेक्ट है उसको इंडिया ने विरोध भी किया है। यही है कश्मीर की स्थिति। मुझे लगता है कि कम से कम उसकी कहानी थोड़ी बहुत आप लोग समझ पाए होंगे। वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, इसके लिए एक क्लास भी कम पूरा पड़ेगा, इतनी बड़ी कहानी है। तो ये हुआ कश्मीर का। तो चलिए, कश्मीर का तो जो सिचुएशन आपने देखा। दूसरा था जूनागढ़। तो जूनागढ़ का नवाब था महाब ठक्कन रसूल जी। अब जूनागढ़ का लोकेशन देखेंगे तो गुजरात में, अब वो एक तरह से भारत ज्योग्राफिकली भारत का फेवरेट था। कश्मीर में तो खैर चलिए, जो शासक हिंदू था और बहुसंख्यक प्रजा मुस्लिम थी। जूनागढ़ में शासक मुस्लिम था, बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी।
और जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखता था, वो पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहता था, लेकिन वहां के जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। हालांकि वहां पर बीपी मेनन गए थे और वार्ता करने के लिए, तो इतना एरोगेंट था कि नवाब उनसे मिला भी नहीं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, शाह नवाज भुट्टो जो उसका प्रधानमंत्री था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो का पिता था, शाहनवाज भुट्टो, तो वही शाहनवाज भुट्टो उसका प्रधानमंत्री था, तो वही वार्ता कर रहा था उसकी ओर से। फिर जब जन आंदोलन शुरू हुआ तो वो देश छोड़कर भाग गया। तो जब वो देश छोड़कर भाग गया तो शाहनवाज भुट्टो ने, जो प्रधानमंत्री था, उसने जन्म संग्रह करवा दिया। तो मार्च 1948 में जूनागढ़ का विलय भारत के साथ हुआ। अब जूनागढ़ के साथ बच जाता है हैदराबाद। तो हैदराबाद की कहानी थोड़ी अलग हो गई। हैदराबाद पर आप देखेंगे तो हैदराबाद, अगर एक तरह से आप देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर तो हैदराबाद, भूभाग के आधार पर तो कश्मीर था, लेकिन जनसंख्या के आधार पर हैदराबाद ही सबसे बड़ा राज्य था। हैदराबाद का जो नवाब था उस्मान अली, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने पैसे से अपना पायजामा सिलवाना ही पसंद नहीं करता था। और इंडिया ने जब उसके सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का प्रपोजल रखा तो उसने कहा कि पहले हम स्टैंड स्टील एग्रीमेंट करेंगे। तो इंडिया ने 1947 में इसके साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट कर लिया। और इंडिया ने हैदराबाद को कहा कि आप ऐसा करिए कि धीरे धीरे आप प्रजातांत्रिकरण करिए अपनी सरकार का। तो उसने इंडिया को वादा किया कि हम अपनी सरकार को प्रजातांत्रिकरण करेंगे और रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। मैं आप सरकार को बहुत हद तक हम एक प्रतिनिधित्वक सरकार बनाएंगे, मतलब जनता को हम पावर में भागीदारी देंगे और हम इंडिया से भी वार्ता करेंगे और विलय पर हम विचार करेंगे। लेकिन उसने तब तक पाकिस्तान में जिन्ना उसको भड़का रहा था और उसके मन में स्वतंत्र रहने की योजना थी। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखिए, हमारा बाएं हाथ और दाएं हाथ तो कट गए। बाएं हाथ का मतलब ये पाकिस्तान इधर और पूर्वी पाकिस्तान उधर, पूर्वी बंगाल में आप देख ही रहे, और असम के एक पार्ट में। तो उन्होंने कहा कि मेरे दाएं हाथ और बाएं हाथ तो कट गए, लेकिन हमारा पीठ में कैंसर हो जाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर। हैदराबाद के बारे में। और तब तक उधर हैदराबाद का नवाब जो उस्मान अली है, उसने क्या किया, उधर इंडियन गवर्नमेंट को आश्वासन दे रहा था कि हम धीरे धीरे प्रतिनिधित्वक सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म करवाएंगे। उधर उसने एक मुस्लिम, गुप्त मुस्लिम संगठन बना लिया, यानी सेना उसको, और उसमें रजकार सैनिक कहे जाते थे, कट्टर मुस्लिम सैनिक थे, उसको उसने एक्टिवेट कर दिया। और जो मुस्लिम सैनिक थे वो किसानों को दबाना शुरू किया। तो किसानों ने आंदोलन आरंभ कर दिया। अब किसानों की सहायता में एक तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता भी आंदोलन पर उतर पड़े, उधर से कम्युनिस्ट भी एक्टिव हो गए तेलंगाना क्षेत्र में। तो कम्युनिस्ट एक्टिव हो गए, कम्युनिस्ट और कांग्रेस। और उधर नवाब ने उग्र दमन शुरू कर दिया, कुछ भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं था। उसका जो रजकार सैनिक थे, वो रजकार सैनिक लोगों का बहुत ही क्रूरता से दमन कर रहे थे। अब यही स्थिति थी। इसी स्थिति में वल्लभ भाई पटेल उस समय हॉस्पिटल बेड पर थे, सिक बेड पर थे। उनका पहला हार्ट अटैक हुआ था, तो वही हॉस्पिटल बेड पर थे। वहीं से उन्होंने घोषणा की, 13 सितंबर 1948 की बात है, कि पुलिस एक्शन लिया जाए। आर्मी नहीं गई। पुलिस एक्शन का मतलब है कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और सीआरपीएफ के जवान यही भेजे गए थे। तो पुलिस एक्शन में जिस समय के.एन. चौधरी के नेतृत्व में पुलिस एक्शन हुआ, और इंडियन कह सकते हो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस जब घुसे हैदराबाद में, तो हैदराबाद का जो नवाब था बिना लड़े हुए सरेंडर कर गया। ये 13 सितंबर की बात है और हैदराबाद का विलय हो गया। हालांकि फिर भी नवाब के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा व्यवहार किया। उसे 50 लाख रुपए प्री पर्स के रूप में, जैसे उसको जो रियायत दी जाती थी राजाओं को, मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या क्या मतलब भरोसे दिलाए थे कि हम आपको क्या क्या देंगे। एक कहा था कि हम आपको जो आपके व्यक्तिगत खजाने हैं, ट्रेजरी है, और आपके जो व्यक्तिगत जो भी प्रॉपर्टी हो आपकी रहेगी, आपका पैलेस और हर कुछ। दूसरा
कि आपको भरण पोषण के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर के बाद भरण पोषण के लिए एक खास अमाउंट खर्च मिलेगा, उसको प्रीपर्स बोलते थे। इसमें राज्य के आकार के अनुसार किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख वार्षिक एनुअल। इसको इंदिरा गांधी ने 1969 में हटाया था प्रीपर्स को, और हैदराबाद को 50 लाख प्रीपर्स दिया गया उनके खर्च के लिए। इस प्रकार से हैदराबाद का एमिकेबली सेटलमेंट हो गया। अब ये सभी राज्य मिल गए। अब है कि पौंडीचेरी अभी फ्रांसीसियो के अंतर्गत था। इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच सरकार से वार्ता की तो 1954 में फ्रांसीसियो ने स्वेच्छा से मतलब शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने पौंडीचेरी को समर्पित कर दिया। लेकिन गोवा में पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल ही आक्रामक मुद्रा में थे। और इंडियन गवर्नमेंट बार बार पेशकश कर रही थी, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। और वजह क्या थी कि मैं आपको यूरोपियन हिस्ट्री में बताऊंगा कि 1949 में नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का यूरोप में फॉर्मेशन हुआ था शीत युद्ध के समय। तो नेटो नामक जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को नेटो बोलते हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले 15 मेंबर्स बने थे, पहले 12 फिर 15, उसमें एक पुर्तगाल भी था। तो पुर्तगाल नेटो का मेंबर था, तो उसको अपने नेटो जो पार्टनर्स थे उसका भरोसा था, और कुछ नेटो पार्टनर्स ने उसको सैनिक सहायता का भरोसा दे दिया था। इंडियन गवर्नमेंट के लिए ग्रेटर रिस्क था कि हम बल प्रयोग कैसे करें पुर्तगाल के विरुद्ध, कहीं ऐसा ना हो कि उसका नेटो मेंबर्स उसका साथ दे दे। लेकिन पुर्तगाल में तब तक स्वतंत्रता आंदोलन गोवा में शुरू हो गया, और स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो पुर्तगाल की सरकार ने उस स्वतंत्रता आंदोलन का उग्र दमन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ही बड़ा बेरहमी से स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने लगा। स्थिति गोवा में बिगड़ती चली गई। 1961 की बात है। उस समय वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल का डेथ तो 1950 में ही हो चुका था, ये उनके 11 वर्ष बाद की बात है। तो नेहरू प्रधानमंत्री थे, ये चाइनीज वॉर से 1 वर्ष पहले, और कृष्णन मेनन डिफेंस मिनिस्टर था। तो उन्होंने कृष्णन मेनन को कहा, और कृष्णन मेनन ने यहाँ से इंडियन आर्मी सीधा गोवा में भेज दी, और इंडियन आर्मी गोवा में प्रवेश कर गई, और पुर्तगीजों को वहाँ से भागना पड़ा। कोई नेटो मेंबर्स उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, और पुर्तगीज जब भागे तो वो लॉकर में, जो लॉकर होता है बैंक के लॉकर, उसमें बहुत सारे अब जानते हो कि वो एक कॉमन परिपाटी होते हैं, वहाँ के लोकल लोगों ने जो अपना आभूषण रख छोड़ा था, जेवर ज्वेलरीज, वो ज्वेलरीज लेकर भी भाग गए। इस प्रकार से आप देखते हो कि 1961 तक ये काम कंप्लीट हो गया। इन माय स्टूडेंट्स, ऐसे आपका क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि किस तरह का हो सकता है। देखो, ये पहलू को आप याद रखना, क्योंकि आपको वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियों पर हमने विशेष आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा स्टैंडर्ड चीज है, इसको आप नजर रखना। जैसे इसमें कहा गया है कि पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, परंतु अगर हम गौर से देखते हैं तो वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियां बिस्मार्क से कहीं अधिक है। इसे निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट, आप लोग बिस्मार्क के बारे में जानने के लिए व्यग्र हो गए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। अब मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होने ही वाली है, और आप लोगों के ही पूर्व अनुमोदन से हम वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको दुनिया को समझने का भरपूर मौका मिलेगा, और उसमें आप ओटो वन बिस्मार्क, जो जर्मन चांसलर था, उसकी भी आपको बेहतर समझ विकसित होगी। तो वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियां बिस्मार्क से कहीं अधिक है, इसे निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। एक, बिस्मार्क यूरोप में सबसे मजबूत एवं संगठित सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जबकि भारत की सेना असंगठित और विभाजित थी। ये जर्मन चांसलर था, और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में, मैं आपको बताऊंगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्योंकि इसलिए बिस्मार्क का नाम आया, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो वही मैंने वल्लभ भाई पटेल की तारीफ में लिखा है कि वल्लभ भाई पटेल का काम बिस्मार्क से ज्यादा कठिन था, क्योंकि बिस्मार्क के पास तो यूरोप की सबसे मजबूत सेना थी, लेकिन वल्लभ भाई पटेल की तो सेना भी विभाजित थी। और दूसरा है कि बिस्मार्क को यह कार्य पूरा करने में लगभग 15 वर्ष लगे, परंतु वल्लभ भाई पटेल ने इसे लगभग 15 महीनों में पूरा किया। बिस्मार्क को 15 वर्ष लगे, इन्होंने 15 महीने में पूरा किया।
सबसे बढ़कर भारत की यह क्रांति एक रक्तहीन क्रांति के रूप में सिद्ध हुई। यह कार्य अहिंसक रूप में पूरा किया गया। सोवियत रूस के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने भी, जैसे देखिए, अगर भारत के बजाय कोई दूसरा देश होता, अब सोचिए चाइना होता या कोई और कंट्री, तो वहां पर कितनी हिंसा होती इसे पूरा करने में। आपको पता चलता कि 25 शासकों को उम्र कैद मिला, 20 शासकों को 10-10 वर्ष की कठोर सजा हुई, 12 शासकों को मृत्यु दंड दे दिया गया। अगर दूसरे देश होते तो इस तरह की बात होती विलय में, जैसे चाइना ने किया नॉर्दर्न अलायंस में, जैसे अपने जो वो नॉर्दर्न एक्सपीडिशन किया, उत्तर में जो चाइना का क्षेत्र था उस पर कब्जा किया चाइना ने उसको, क्योंकि वहां पर सामंत स्वतंत्र हो गए थे। उसमें वार लॉर्ड्स के विरुद्ध जो उसने अभियान किया था चाइना में, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये लगभग घटना है 1900 मैंने 20वीं सदी का आरंभिक दशक में 1920-22 की बात बता रहा हूं। वार लॉर्ड्स को जो हराए थे चाइनीज लोग, उसमें इतनी हिंसा हुई थी, इतना वायलेंस हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ एक बूंद रक्त नहीं बहा और इतना 565 स्टेट्स मिला लिए गए। 563 563। अब आप ही बताइए कि जब 1956 में ख्रुश्चेव, मैंने 1956 में जब ख्रुश्चेव जब आया था 1955 में, जो रूसी राष्ट्रपति था, उसने कहा कि आप भारतीय लोग, देखो मैंने पंक्ति दिया है कि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था कि आप भारतीय वास्तव में अनोखे हो हैं। आपने भारतीय शासकों को समाप्त किए बिना भारतीय रियासतों को समाप्त कर दिया। मतलब आपने इतनी भारतीय रियासतों को, इंडियन स्टेट्स को समाप्त कर दिया और इंडियन रूलर्स को समाप्त नहीं किया, वो जीवित हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये एक आपको कर लेना है। देखो, राष्ट्र निर्माण में तो एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से एक औपनिवेशिक समाज को आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करना, तो अब तो वही टॉपिक मेरा शुरू होगा। लेकिन आज मैं स्टूडेंट्स अब कुछ लंबा हो गया और आप तो जानते ही हो कि अभी हमारा क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा कम ही चल रहा, तो आज तो मैं यहीं रुक रहा हूँ। अब कल मैं इसको पूरा करूँगा, संविधान पर काम करूँगा। और संविधान में आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए टॉपिक इसको आप लोग पढ़ के आ जाइएगा, तो मुझे समझाना आप लोगों के लिए सरल होगा। मैं कोशिश करता हूं कि जो लिखवाने का काम है वो आपका पीपीटी कर दे और कहीं भी आप कमजोर ना पड़ो। संविधान के लक्षण, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हमने डाल दी हैं। एक दो मैंने क्वेश्चन का भी आपको देखिए मॉडल आंसर भी दे दिया है, इसको भी पढ़ लेना आप लोग। और तब सांस्कृतिक विविधता वाले चीजों को हम लोग करेंगे संविधान को करने के बाद। आज मैं यही रुकता हूं मैं स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ के रहना। कल मैं कोशिश करूंगा कि संविधान होने के बाद और फिर मैं आपको सांस्कृतिक विविधता वाले मुद्दे को भी कवर करूं। तो मैं स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू।